तो दोस्तों बात करें प्राइवेट सेक्टर का एक दिग्गज बैंक एचडीएफसी, जो पिछले एक मंथ में अगर हम देखें तो 3.5% का अपसाइड हमें दिखा चुका है। वहीं अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 8% के डाउनसाइड हमें देखने को मिलेंगे। और अगर प्रीवियस 1 ईयर की बात किया जाए तो वहाँ से एचडीएफसी बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 9.2% के रिटर्न दिए हैं। आज एचडीएफसी बैंक ने अपने Q4 के नंबर को रिलीज़ कर दिया है, तो इस वीडियो में हम उनके नंबर्स को देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाएगा, देखा जाएगा पिछले क्वार्टर में इनके नंबर्स कैसे रहे हैं और इस क्वार्टर में इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी देखेंगे कि इन्होंने जो अपने नंबर पोस्ट किए हैं वो एक्सपेक्टेशन से इन लाइन हमें देखने को मिलते हैं, या फिर वहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, या फिर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। साथ ही साथ चार्ट पर भी हम वहाँ पर एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या एक बेस्ट वैल्यू बाइंग लेवल्स इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 23 अप्रैल को होने वाली है, जहां पर ये डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड कितना अनाउंस करना है और करना भी है या नहीं। तो दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। अगर डिविडेंड अनाउंस होगा तो उसका जो अनाउंसमेंट है वो 23 को आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम सीधे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स को रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम कंसोलिडेटेड नंबर देखेंगे तो वहाँ पे आ जाता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, एचडीबी फाइनेंशियल। तो यहाँ पे इन दोनों ही सब्सिडरीज़ के नंबर भी ऑल्दो देखे जाएँ तो सब्सिडरीज़ के नंबर भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले हैं, बट यहाँ पर जो हम नंबर्स देखने वाले हैं वो हम बैंक के नंबर्स को रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉलम है आप देख सकते हैं, ये है Q4 FY22। यहाँ पर ये जो क्वार्टर है ये हमारा Q3 FY22 है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन यहाँ पे किया जाएगा। और ये है हमारा Q4 FY21, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन हम इन कॉलम्स के बीच में करेंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं सारी वैल्यूज़ लैक्स में दी हुई हैं, तो हम इनको करोड़्स में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। अब कंपनी का अगर मेजर इनकम देखा जाए तो वो इनकम होता है इंटरेस्ट से, चाहे वो लोन से इंटरेस्ट कमाया गया हो या फिर इन्वेस्टमेंट से, या फिर रिजर्व बैंक के पास में ये जो अपना फंड रखते हैं उस पर इंटरेस्ट कमाया गया हो। सारे के सारे अगर इंटरेस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे इनका टोटल इंटरेस्ट निकल के आता है। और ये टोटल अमाउंट बन करके हो रहा है 33,44,872 लाख रुपए, यानी कि अगर हम करोड़्स में बात करें तो यहाँ आप दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 33,448 करोड़ रुपीज़। तो इसको अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे जो कि 32,000 करोड़ के आसपास था, तो वहाँ से आप देखेंगे कि एक स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10% की ग्रोथ हमें इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा बैंक का कुछ अदर इनकम भी होता है, उनको भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल इनकम आप देख सकते हैं इस बार लगभग 41,000 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 40,000 करोड़ के आसपास था, और वहीं पिछले साल की बात करें तो लगभग 38,000 करोड़ के आसपास थे। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के सेल्स में हमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। ऑल्दो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। कंपनी अगर इंटरेस्ट कमाती है तो वो इंटरेस्ट देती भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ पे किया हुआ है, और वो आप देख सकते हैं कि जितना इस क्वार्टर में है ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम उससे पिछले क्वार्टर में उन्होंने पे किया है। लगभग ये अमाउंट हो जाता है 14,575 करोड़ रुपीस, और यही अमाउंट पिछले क्वार्टर में लगभग 14,000 के आसपास हो जाता है, 14,000 करोड़ रुपए। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 13,303 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने यहाँ पे किया है। इसके अलावा बैंक के अपने कुछ खर्चे होते हैं, जैसे यहाँ पे आउटलेट वगैरह को मेंटेन करना, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ को सैलरी वगैरह देना। तो ये सारे अगर खर्चों को भी जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो खर्चे आ रहे हैं वो लगभग यहाँ पर 24,728 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 23,875 करोड़ रुपए था, और पिछले साल की बात करें तो 22,484 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये आपका हो जाता है टोटल इनकम। तो यहाँ पे टोटल इनकम में से आपका माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड माइनस
यहाँ पर एक और माइनस आएगा आपका और वो हो जाता है एक्सपेंस। तो यानी टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, तो यानी कि ये जो अमाउंट हमारा आया था, माफ़ कीजिएगा, ये 41,000 करोड़ रुपए, इसमें से माइनस होंगे हमारे ये एक्सपेंडिचर माइनस होंगे, इसके अलावा ये इंटरेस्ट माइनस होंगे, तो ये हमारा बचता है टोटल अमाउंट लगभग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का निकल के आता है लगभग 16,000 करोड़ के आसपास। और आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार के क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से काफ़ी ज़्यादा था। तो मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो हमें उतना बेहतर नहीं देखने को मिला है जितना बेहतर पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रिजल्ट को पोस्ट किया था। अब अगर वहाँ पे ईयर ऑन ईयर की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि लगभग 15,500 करोड़ रुपए से बढ़ करके 16,357 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कंपनी की हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम प्रोविज़न को देखें तो प्रोविज़न जो है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से बढ़े हुए हैं। ये लगभग 2,993 करोड़ के प्रोविजंस पिछले क्वार्टर में थे और इस क्वार्टर में 3,300 करोड़ के हमें प्रोविज़न देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोविजंस ईयर ऑन ईयर जो हैं तो इस बार बैंक के कम हुए हैं। अगर ये प्रोविजंस को हटा दिया जाए तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आता है वो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास आता है। दिस इज़ बिफोर टैक्स प्रॉफिट। इसमें से अगर टैक्स भी निकाल दिया जाए तो आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 10,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 10,342 करोड़ रुपए के आसपास थे। तो यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन कर गया है। तो ये एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के लिए। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो पिछले साल 8,000 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। तो उस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हुआ है। चलिए, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे एनपीएस। अगर हम नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए टू एडवांस रेशियो में हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कंपनी का नेट एनपीए जो है वो कम हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये लगभग 0.32% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.37% था और पिछले साल की अगर हम बात करें तो 0.40% रहे हैं। तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ नेट एनपीए के हिसाब से ठीक रहा है। एक बार हम ईपीएस की बात कर लें। ईपीएस आप देख सकते हैं एक क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाता है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पिछले क्वार्टर में 18.7 रुपीज़ के ईपीएस थे और इस बार घट करके 18.1 रुपीज़ हो चुके हैं। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 14.9 से बढ़ करके 18.1 हो गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिए हैं। इसके अलावा अगर हम रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो आप देख सकते हैं वो भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं रहा है। 0.52% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.56% था। ऑल्दो पिछले साल के कंपेयर में देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट काफ़ी अच्छे रहे हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिग्निफिकेंटली थोड़ा सा बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप देख सकते हैं। ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब एक बार इनके नंबर को हम ग्रोथ वाइज कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखें इस क्वार्टर में तो वो 10.4% की रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 13% की रही है। तो नो डाउट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाई थी। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 22% का ग्रोथ हमें इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 18% का YOY बेसिस पर देखने को मिला था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रोविजनिंग, इन्होंने थोड़ा सा प्रोविजनिंग को कम करके अपने प्रॉफिट की ग्रोथ को बढ़ा लिया है। लेकिन वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें जो कि नेट इंटरेस्ट इनकम का ही एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% के इस क्वार्टर में रहे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.1% के रहे हैं। ऑल्दो स्टेबल से हैं बट स्टिल थोड़ा सा हमें डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो पिक्चर है ये आप मान सकते हैं कि थोड़ी सी हमें नेगेटिव देखने को मिली है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कासा जो रेशियो रहा है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में लगभग 48% का कासा रेशियो रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लगभग 47% के रहे हैं। यहाँ पे आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 16.8% से ग्रो किए हैं, जबकि पिछली बार 13.7% से ग्रो किए थे। लोन बुक आप देखेंगे 20% की ग्रोथ लोन बुक में देखने को मिली है, जबकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में जो है तो 16% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो एज़ पर रेगुलेशन ये 11.7% होने चाहिए। इस क्वार्टर में इन्होंने 19% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिखाए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका 19.5% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहा है। एनपीए की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे एनपीए में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है जो कि लॉन्गर टर्म के हॉरिजन को बताती है, तो वो यही बताती है कि कंपनी का एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए ये पैरामीटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले टाइम में एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी को दिखाते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ये मीट कर पाए या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो CNBC पोल का था वो लगभग 10,347 करोड़ का था, और यहाँ पे HDFC ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया है वो एस्टिमेशन को यहाँ पर वो मिस कर गए हैं। वहीं अगर ET नाउ के पोल की बात किया जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ये एस्टिमेशन को मीट नहीं कर पाए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इनका जो एस्टिमेशन था, जो पोल का एस्टिमेशन था, उससे बिलो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट को पोस्ट किया है। लेकिन एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कंपनी के एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुए हैं, जो कि एक लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन और एक काफ़ी पॉजिटिव साइन देते हैं। वहीं अगर ब्रोकर हाउसेस की बात माने तो यहाँ पे आप मैक्वायरी की देख सकते हैं। ये रिजल्ट आने के पहले के इनके यहाँ पे टारगेट प्राइस हैं 2000 के टारगेट प्राइस मैक्वायरी ने दिए हैं। बर्नस्टीन की बात करें तो 1890 के दिए हैं। नोमुरा की बात करें तो बाई की रेटिंग दी है इन्होंने, 1955 के टारगेट हैं। वहीं इन्वेस्टेक की बात करें 1735 के टारगेट है, और मोतीलाल ओसवाल की बात करें तीनों ने भी बाई की रेटिंग दी है और टारगेट यहाँ पे 2000 के हैं। ये रिजल्ट आने के पहले के हैं। मंडे मॉर्निंग को यहाँ पे ब्रोकर हाउस के हो सकता है नए टारगेट हमें देखने को मिले, क्योंकि Q4 के नंबर आ गए हैं। तो वो टारगेट जो हैं, जो भी उनकी रिकमेंडेशन होगी वो डायरेक्टली मैं कहाँ पोस्ट करूँगा, टेलीग्राम में। सो मेक श्योर यू हैव जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको चैनल के पेज पर मिल जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम चार्ट की बात करें तो HDFC बैंक फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मर्जर की न्यूज़ जब से आई थी तब से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में लगभग 15% का करेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे जिस तरीके के इनके नंबर्स आए हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको शायद थोड़ा सा और नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ से एक फर्दर गिरावट जो है आपको देखने को मिल सकती है। एक यहाँ पे सपोर्ट जो है 1400 का हो सकता है। एक अच्छी वैल्यू बाइंग की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 1400 के नीचे अगर स्टॉक आता है और आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का प्लानिंग करते हैं तो इन लेवल के नीचे आप जो है तो धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन, चाहे एक स्टॉक, दो स्टॉक, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक को पसंद करते हैं तो यहाँ पे 1400 के नीचे आप इसमें बिगनिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक के अगर लॉन्ग टर्म यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक लो बीटा स्टॉक रहा है, एक धीरे धीरे मूवमेंट करने वाला और एक अच्छा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक रहा है। तो ऐसे स्टॉक मुझे लगता है अगर कभी आपको यहाँ पे 1300 के आसपास मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग मुझे लगता है कि हो सकती है वहाँ पे, अगर उन लेवल्स पर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली आप 1300 के लेवल को यहाँ पे अपना GTT लगा सकते हैं इन लेवल्स पर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको HDFC बैंक के रिजल्ट कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।